गुड इवनिंग। थर्मोडायनेमिक्स में बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और डिफरेंट प्रोसेसेस जो थी वो हमने देख ली थी। आज थर्मोडायनेमिक्स में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें आपका कार्नोट इंजन आएगा, हीट इंजन, हीट पंप या रेफ्रिजरेटर जिसे कहते हैं, इसकी बात करेंगे। और उससे पहले एक इंपॉर्टेंट टर्म समझते हैं, हेडिंग डाल लीजिएगा, थर्मोडायनेमिक रिवर्सिबल प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक रिवर्सिबल प्रोसेस। तो थर्मोडायनेमिक रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब है, जैसे हमने पढ़ा था, एक इनिशियल स्टेट होती है, एक फाइनल स्टेट होती है। ठीक, अगर आप कहें कि आप ए से बी पे जा रहे हैं, सपोज आपने एक प्रोसेस ले लेते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आप पीवी ग्राफ इस तरह से बनाएंगे, पीवी ग्राफ। ठीक है, और आपने ये पीवी ग्राफ दिखाया, आप ए से बी तक मूव किए, ये आपका एक्सपेंशन हो गया। अगर आप इस पाथ पे एग्जैक्टली रिवर्स डायरेक्शन में जाएं तो ये आपकी कहलाएगी रिवर्सिबल प्रोसेस। राइट? हाँ, कंडीशन क्या है ये समझिएगा कि आपकी जो स्टेट है वो तो इनिशियल स्टेट आई जाए, जैसे ए से चले थे बी पे पहुंचे, बी से चलेंगे वापस ए पे आ जाना चाहिए। लेकिन जो आपकी सराउंडिंग है, मतलब एक तो सिस्टम हो गया, एक सराउंडिंग हो गया, दोनों अपने ओरिजिनल स्टेट पे आ जाने चाहिए। तो अगर मैं आपको इसको लैंग्वेज में लिखाऊं तो लिख लीजिएगा, अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, और आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख लीजिए इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। इसी को तो आप कोई प्रोसेस कहते हैं ना। हाँ, इस प्रोसेस में आपके पास एक इनिशियल स्टेट होगी, एक फाइनल स्टेट होगी। ठीक है, a thermodynamic process, initial state to final state, is reversible if the process can be turned back, so that the system and surrounding return to original state। ठीक है, दोनों को आना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल सिस्टम आ जाए, जो सराउंडिंग है, सपोज सराउंडिंग से आपने कोई हीट एब्जॉर्ब की थी तो उतनी हीट सराउंडिंग को वापस मिल जानी चाहिए। अगर सराउंडिंग का कुछ टेम्परेचर था तो वो वापस वही टेम्परेचर होना चाहिए। विद, एक चीज और लिख लीजिए, विद नो अदर चेंज इन यूनिवर्स। तो रिवर्सिबल का मतलब है जो पुरानी चीजें हैं बिल्कुल वहां पे आ जाए। ठीक, अब फिजिक्स में जब भी बात होगी, प्लीज ध्यान रखिएगा, फिजिक्स में आपको प्रोसेस कहा जाए ना कहा जाए, वो हमेशा रिवर्सिबल लिया जाता है। केमिस्ट्री में रिवर्सिबल अलग होता है और इरिवर्सिबल अलग होगा। तो ज्यादा डिटेल हम इसमें केमिस्ट्री में देखेंगे, बट अभी क्योंकि रिवर्सिबल की बात है इसलिए मैंने आपको बता दिया कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, ये जो आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, ये बेटा एक आइडियल नोटेशन। ठीक है, reversible process is an ideal condition। ठीक, प्रैक्टिकली ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको पता है कि आपके पास फ्रिक्शन अवेलेबल है, आपके पास डिसिपेटिव फोर्सेस हैं, आपकी एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती है। ठीक, वो वापस नहीं आती। तो ये सारी आप चाहें तो नोट कर लीजिए, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, viscosity and dissipative forces, इसकी वजह से आपकी एनर्जी जो है उसका लॉस हो जाता है। और किसी भी, जैसे फ्रिक्शन है तो आप अगर रिवर्स भी आ रहे हैं तो भी फ्रिक्शन में एनर्जी का लॉस होगा। ऐसा नहीं कि रिवर्स आ रहे हैं तो फ्रिक्शन आपको एनर्जी सप्लाई करने लगेगा। ठीक है, तो इस वजह से आपकी जो प्रोसेस होती है वो इरिवर्सिबल हो जाती है।
बट फिजिक्स में जब भी आपको कोई प्रोसेस दी जाएगी तो आप उसे रिवर्सिबल ही मानेंगे। इरिवर्सिबल प्रोसेस फिजिक्स में डील नहीं होगी, प्लीज ध्यान रखिएगा। केमिस्ट्री में दोनों डील होंगी, रिवर्सिबल भी और इरिवर्सिबल। तो केमिस्ट्री में आपको बताएंगे कि इरिवर्सिबल प्रोसेस को कैसे ट्रीट करना है, ठीक है। बिल्कुल, इसे नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अब बेटा हेडिंग डालिए हीट इंजन, ठीक है। तो जैसे आपके कार के इंजन होते हैं, कार के इंजन में भी पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, बहुत सारे इंजन, स्टीम इंजन भी आपने सुना होगा, ठीक। तो ये सारे के सारे जो इंजन है, ये है क्या? तो हीट इंजन का मतलब होता है एक ऐसी डिवाइस जो हीट को वर्क में, वर्क या मैकेनिकल एनर्जी भी आप कह सकते हैं, में कन्वर्ट करे। सिंपल सा टर्म है, जो हीट को किस में कन्वर्ट करे? मैकेनिकल एनर्जी या वर्क में। तो आप चाहें तो इसको बिल्कुल लिख लीजिए, अ डिवाइस which converts heat into work। और आप चाहें तो वर्क को आप मैकेनिकल एनर्जी भी लिख सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। हाँ, अब ये तो जनरल हो गया, लेकिन और क्लियरिटी के लिए एक दो लाइन और इसमें ऐड कर दे रहा हूं, कंटिन्यूअसली लिख लीजिएगा आगे। हाँ, ऐसा नहीं कि एक बार किया, एक साइकिल में किया और वो इंजन बन गया, नहीं, कंटिन्यूअसली करना है। कंटिन्यूअसली थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस, कंटिन्यूअसली थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। तो हीट इंजन क्या है? एक डिवाइस जो कन्वर्ट करती है हीट को वर्क में या मैकेनिकल एनर्जी में कंटिन्यूअसली थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस, फाइन। तो इसके जो मेन पार्ट्स हैं, जरा इनकी बात कर लें। मेन पार्ट्स ऑफ इंजन, हाँ, जो हमारे फिजिक्स के हिसाब से हमें देखने हैं, ठीक। उसमें एक तो आपका होगा सोर्स। अब ये सोर्स किसका? हीट सोर्स है, ठीक। तो सोर्स है रिजर्वॉयर ऑफ हीट, रिजर्वॉयर ऑफ हीट एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। रिजर्वॉयर जानते हैं? ओके, इसे हम TH कह लेते हैं या T1 भी कहते हैं। कुछ बुक्स में आपको T1 मिलेगा, मैं TH इसलिए लिख दिया कि हाई टेम्परेचर, ठीक है। हाँ, रिजर्वॉयर, रिजर्वॉयर आपने वाटर रिजर्वॉयर सुना होगा, ठीक है। हाँ, जहां पे बहुत सारा, अब वाटर रिजर्वॉयर होता क्या, जरा से समझिएगा। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि ये मेरे पास एक वाटर रिजर्वॉयर है, तो इसमें अगर वाटर है, ठीक, इस वाटर की कुछ हाइट है, ये मान लीजिए हाइट h है। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, तो आपको हमेशा याद रहेगा ये हाइट h है। अब यार इसमें से ना एक चम्मच पानी निकाल लो, क्या हाइट पे फर्क पड़ेगा? भाई एक आप टैंक, घर के ऊपर टैंक होगा ना आपका, हाँ, वो समझ लीजिए उसमें पानी भरा हुआ है, उसमें से एक चम्मच पानी निकाल लीजिए, दो चम्मच निकाल लो, चलो, तो हाइट पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही एक हमारे पास मान लीजिए हीट सोर्स है, हीट सोर्स है जिसका टेम्परेचर TH है, और ये TH अगर कांस्टेंट बना रहता है, मैं इसमें से हीट निकाल रहा हूं या इसको हीट दे रहा हूं, दे भी सकता हूं, बट अभी सोर्स है इसलिए मैं हीट निकाल रहा हूं इसमें से, ठीक है। तो इसमें से आप कितनी भी हीट निकाल लीजिए, कितनी भी हीट एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, ये इसका टेम्परेचर क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां पे आप लिखना चाहें तो मैं आपको और लिखा दूं, रिजर्वायर ऑफ हीट एट हायर टेम्परेचर TH और T1, ठीक है। इसकी जो थर्मल कैपेसिटी है, थर्मल कैपेसिटी वो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी, ठीक है। और एनी अमाउंट ऑफ हीट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। तो जैसे आपके पास
सी है, सी में से आपने 2-4 बाल्टी पानी निकाल लिया तो सी लेवल कम थोड़ी हो जाए। तो इस टाइप से आप रिजर्वॉयर समझ में आया होगा, ठीक है। तो एक हीट रिजर्वॉयर जो हायर टेम्परेचर पे है वो हमें चाहिए, वो हमारा किसका काम करेगा, सोर्स का। क्या करेगा अभी आगे देखेंगे। सेकंड है लिखिएगा वर्किंग सब्सटेंस, वर्किंग सब्सटेंस। अब ये वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है? वर्किंग सब्सटेंस आपका स्टीम हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, ठीक है। हाँ, जो बेसिकली हीट जनरेट करेगा या हीट में हेल्प करेगा, तो वर्किंग सब्सटेंस दूसरी ये चीज हो गई। और थर्ड जो आपका है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ मतलब तीनों ही है, तीनों पार्ट हैं। सिंक, सिंक, ठीक। ये भी एक हीट रिजर्वॉयर है जो कि लोअर टेम्परेचर पे है, तो लिख लीजिएगा रिजर्वॉयर ऑफ हीट एट लो टेम्परेचर। TL भी कह सकते हैं या T2, कुछ बुक्स में TL लिखा होगा लो टेम्परेचर या T2, ठीक है। अगेन थर्मल कैपेसिटी इनफाइनाइट है। थर्मल कैपेसिटी इनफाइनाइट का मतलब समझ रहे हैं? आप कितनी भी हीट दे दो या कितनी भी हीट ले लो, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। ओके, और यहां पे आप लिख सकते हैं एनी अमाउंट ऑफ हीट गिवन, एक मिनट, एनी अमाउंट ऑफ हीट कैन बी गिवन, लिख लीजिए कैन बी गिवन टू सिंक। कुछ भी हीट आप ट्रांसफर कर सकते हैं, इसके टेम्परेचर T2 है या TL है तो वो इतना ही रहेगा। तो ये आपका हीट इंजन, ये हीट इंजन के मेन पार्ट्स। और अब बात करेंगे इसका एक डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक ब्लॉक डायग्राम समझ लीजिए, हाँ इसको नोट कर लीजिए फिर दिखाते हैं आपको। अब अगर हम एक डायग्राम से हीट इंजन को समझें तो जो हमारा हीट इंजन है उसमें एक तो हमारे पास है बेटा ये हीट रिजर्वायर, आप देख रहे हैं यहाँ TH लिखा हुआ है या इसी को आप T1 भी कह सकते हैं, कुछ बुक्स में T1 लिखा होगा। ये आपका T लो टेम्परेचर या इसी को आप T2 भी कह सकते हैं, राइट। तो आपका जो इंजन है ये रिजर्वायर में से हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। यहां लिखा हुआ है इंजन एब्जॉर्ब्स हीट Q1 फ्रॉम हॉट रिजर्वायर, या जो हायर टेम्परेचर पे है उससे ये कुछ हीट ले लेगा, ठीक है। मान लीजिए Q1 हीट इसने ली, इसमें से कुछ वर्क डन करेगा, ये वर्क डन आपका एनवायरनमेंट पे आ जाएगा। इंजन डज वर्क W ये लिखा हुआ है, और जो रिमेनिंग हीट है उसको ये वापस सिंक में दे देगा। इसको बिल्कुल आप ऐसे समझ सकते हैं कि घर के ऊपर आपके पानी की टंकी है, ममा को किचन में काम करना है, वाटर चाहिए, किसके लिए चाहिए, कुछ बर्तन वर्तन क्लीन करने हैं, तो वो टैप खोलेंगी, क्लीन करेंगी, जो वेस्ट है या जो रिमेनिंग वाटर है वो सब कहां जाएगा, सिंक पे। जितना उन्होंने यूटिलाइज करना है वो यूटिलाइज होगा, बाकी सब सिंक पे चला जाएगा। तो बिल्कुल वैसे ही आपने हीट लेनी है, एनर्जी लेनी है, कहां से, हॉट रिजर्वायर में से या रिजर्वायर एट हायर टेम्परेचर से कुछ वर्क डन करना है और बाकी एनर्जी को सिंक पे ट्रांसफर कर देना है, ठीक है। ये है आपका इंजन। बिल्कुल आप इसे दूसरे वे में भी समझ सकते हैं। हमने अब जरा मैं आ रहा हूं, हमने आपसे कहा था कि ये साइक्लिक प्रोसेस से आपको मिलेगी, ठीक है। अब साइक्लिक प्रोसेस कोई भी हो सकती है, मैं आपको पीवी ग्राफ से दिखा रहा हूं। मान लीजिए मैंने आपसे पीवी ग्राफ से कहा, मैंने आपको ये प्रोसेस दिखा दी, ओके। पहली प्रोसेस ABCD, ये मेरा एक हीट इंजन बन गया बेटा, ध्यान रखिएगा ये हीट इंजन है। क्यों हीट इंजन है? क्योंकि ये वर्क कर रहा है, कैसा वर्क कर रहा है, पॉजिटिव वर्क कर रहा है।
देखिए क्लॉकवाइज है और ये एरिया जो है यही इसका वर्क डन है। कुछ बात समझ में आई? जरूरी नहीं 4 प्रोसेस हो, आप 3 प्रोसेस से भी बना सकते हैं। बिल्कुल पीवी ग्राफ में आपको ऐसे दिखा दे रहा हूं, ये देखिए, ये भी मेरे पास क्लॉकवाइज है, साइक्लिक प्रोसेस क्लॉकवाइज, ये भी मेरा पॉजिटिव वर्क डन हो गया बेटा। और पॉजिटिव वर्क डन अगर है तो ये हीट इंजन। तो कोई भी साइक्लिक प्रोसेस जो कैसी हो, क्लॉकवाइज हो, वो आपका हीट इंजन बनेगा। होता क्या है, आगे हम अभी पढ़ेंगे। हमारे जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है कार्नोट इंजन। ये एक आइडियल इंजन बनाया गया है, इसको आइडियल मानते हैं, ठीक है। तो ये कार्नोट इंजन बुक में पढ़ाया जाता है और हर कोई सोचता है कि इंजन केवल कार्नोट इंजन होता है। नहीं बेटा, कोई भी ऐसी साइकिल जो क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, कंटिन्यूअसली रोटेट करके वर्क डन आपको दे रही है, ठीक है, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, हीट इंजन। नोट कीजिएगा। अब हीट इंजन में होता क्या है कि कुछ, हाँ यहां पे मैं आपको दिखा दे रहा हूं इस तरह से ब्लॉक बना के, ये मेरे पास हायर टेम्परेचर पे रिजर्वायर है, यहां से हीट क्यू इन, ये समझ में आ रहा है? अब जरूरी नहीं कि ये एक ही प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब हो रही हो। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 4 प्रोसेसेस हैं, 4 प्रोसेसेस समझ में आ रही, ए बी बी सी सी डी डी ए। तो इनमें से हो सकता है 2 प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब हो रही हो और 2 प्रोसेस में हीट रिलीज हो रही हो। तो जितनी भी हीट एब्जॉर्ब होगी सबका सम क्यू इन आएगा, पूरी की पूरी हीट। ये Q1 क्या बनेगा, Q1 जो है, हाँ ये Q1 या Q इन जिसे लिखा हुआ है, ये सबका सम होगा बेटा, जितनी भी जगह हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी, ठीक है, और जितनी जगह रिलीज हो रही होगी उन सबका सम Q आउट आएगा। कुछ बात समझ में आई? अब बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज कि आपके पास जो प्रोसेस है वो साइक्लिक प्रोसेस है, और आपको पता है साइक्लिक प्रोसेस में, हाँ कोई भी साइकिल आपकी हो सकती है, साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू आपका 0 हो जाता है, ठीक है। इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आप कह सकते हैं Q इज इक्वल टू W। इसका मतलब नेट में जो भी हीट एब्जॉर्ब हुई होगी वो ही आपका वर्क डन होगा। हाँ, एब्जॉर्ब हुई और रिलीज हुई, तो नेट में जो है, ये बात समझ में आ रही है? अब जरा समझिएगा, यहां पे आप देख रहे हैं मैंने Q1 प्लस Q2 लिखा हुआ है W को, ठीक है, ये विद साइन है। और नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो यहां पे लिखा हुआ है Q1 माइनस मॉड ऑफ Q2। ऐसा क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि वो एनर्जी रिलीज हो रही है। यहां पर मैं मैग्नीट्यूड के टर्म्स में बात कर रहा हूं, ठीक है। और ये वाली इक्वेशन में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये 2 इक्वेशन क्यों लिखी हुई हैं, अलग अलग बुक्स अलग अलग चीजें देती है। तो Q1 प्लस Q2 मतलब यहां पे आपको विद साइन लेना है। अगर एब्जॉर्ब हो रही है तो पॉजिटिव और अगर रिलीज हो रही है तो नेगेटिव। बात समझ में आई? जबकि यहां पे आप केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो आपको पता है कि भाई एब्जॉर्ब हो रही है उसको ले लूंगा और जो रिलीज हो रही है उसको ले लूंगा, साइन नहीं दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, आप जो सा कंफर्टेबल लगे आपको, फाइन। अब यहां पर एक टर्म है दैट इज नोन एज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को डिनोट करते हैं ईटा से, और ये आपका होता है वर्क डन, वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट इनपुट। ध्यान रखिएगा, तो W बाय Q1, W बाय Q1, आपने कितनी हीट ली उनमें से कितना आपने पॉजिटिव वर्क डन किया, बाकी सब तो सिंक में चला गया ना, ठीक है। तो W बाय Q1 यही आपकी एफिशिएंसी। तो आप यहां पे कह सकते हैं W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। जब Q1 माइनस Q2 लिख रहा हूं तो आपको पता है ये मैग्नीट्यूड की बात है, तो एफिशिएंसी को क्या लिखूंगा बेटा,
Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, या इसी को आप लिख सकते हैं 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ठीक है, ये फ्रैक्शन में है, परसेंटेज में निकालना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ईटा आपका फ्रैक्शन आ गया, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 1 माइनस Q2 बाय Q1। यहां पर Q2 क्या है? हीट रिलीज्ड, मैग्नीट्यूड, हीट रिलीज्ड। Q1 क्या है? हीट एब्जॉर्ब्ड। हाँ, अगर मान लीजिए 50 प्रोसेस से मिलके 50 प्रोसेसेस से मिलके कोई साइकिल बनी हुई है और उस 50 में 20 में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो वो 20 Q1 Q2 Q3 Q4 Q20 सब ऐड कर देंगे, तब जाके वो Q इन आएगा, या जिसे आप यहाँ पे Q1 कह रहे हैं वो आएगा। ठीक है, ओके। आइडियली क्या होना चाहिए? ईटा इज इक्वल टू 1, है ना। 100% चाहेगा हर कोई ये कि कोई वेस्टेज ना जाए, बट ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। तो प्रैक्टिकली ईटा इज लेस देन 1। ठीक है, ऐसा कभी होगा ही नहीं कि आपकी कोई वेस्टेज ना हो, सिंक में कुछ जाए ना, कभी ऐसा पॉसिबल होगा ही नहीं। यही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो कहता है ऐसा हो सकता है, वो थियोरेटिकल चीज है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इसी को आगे पढ़ेंगे, तो इसको नोट कीजिए। ये है हमारा हीट इंजन की एफिशिएंसी। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा हीट पंप। ठीक है, अब हीट पंप कुछ नहीं बेटा, जो आपका हीट इंजन था इसको रिवर्स चला दो। हीट इंजन को रिवर्स डायरेक्शन में चला दीजिए तो आपका हीट पंप बन जाएगा। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको लिख लीजिए, हीट इंजन रनिंग इन रिवर्स डायरेक्शन, रनिंग इन रिवर्स डायरेक्शन। और ये समझा रहा हूं आपको। देखिए वहां पे क्या था, आप Q1 एब्जॉर्ब कर रहे थे, W वर्क डन कर रहे थे, और Q2 सिंक पे ट्रांसफर कर रहे थे। अब क्या होगा, जब आप रिवर्स चलेंगे तो अब आपको W जो है वो सिस्टम पे करना पड़ेगा। रिवर्स चल रहे हैं आप, इंजन में आप वर्क डन सराउंडिंग पे करते थे, अब सराउंडिंग करेगा सिस्टम पे, तो वर्क डन आपका ये W आया इनटू द इंजन पे आया। ठीक है, और Q2 को भी इसने अब एब्जॉर्ब किया, सिंक से खींचा, एनर्जी को सिंक से खींचा। ठीक है, और जो ये Q2 और W मिलके जो दोनों एनर्जी बनी, इनको इन्होंने आउटसाइड एयर या सोर्स जिसे आपने कहा था हायर टेम्परेचर पे, उस पे ट्रांसफर कर दिया। फाइन, यहां पर भी वही तीनों पार्ट्स होंगे। कौन कौन से? सोर्स अभी भी हाई टेम्परेचर पे होगा, सिंक ये अभी भी लो टेम्परेचर पे होगा। ठीक है, यहां पर वर्किंग सब्सटेंस जो है वो चेंज हो गए होंगे। ये रेफ्रिजरेटर या जो आपका एसी है ना, ये यही काम करता है। तो रेफ्रिजरेटर या एसी वर्किंग सब्सटेंस आपके होते हैं रेफ्रिजरेंट्स। रेफ्रिजरेंट्स जो हैं ये आपके लिक्विड अमोनिया आप यूज कर सकते हैं। जनरली जो हमारे यहाँ यूज हो रही हैं वो है HCFC। HCFC ये है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, CHClF2 है। ठीक है, हाँ जी, आप बिल्कुल इसका जो है आप IUPAC नेम भी लिख सकते हैं, मैंने सिखा रखे हैं आपको। हाँ, ये मीथेन बनेगा, बट इसका जो नाम है वो HCFC लिखा जाता है। HCFC क्या है? हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, एक और आजकल बहुत यूज में आ रहा है, वो है R32, अगर आपने नाम सुना हो। ये आपका होता है CH2F2, CH2F2 डाइफ्लोरोमीथेन,
फ्लोरोमीथेन, ठीक है, CH2F2। तो ये आपके वर्किंग सब्सटेंस हो गए। अब इसमें होगा क्या, वर्किंग बिल्कुल अपोजिट है हीट इंजन की। आप लोअर टेम्परेचर से, ये लो टेम्परेचर सिंक है, जैसे आपको जिस चीज को ठंडा करना है उसे आपने फ्रिज में रखा लो टेम्परेचर पे, ठीक है, और उसमें से हीट को एब्जॉर्ब किया तो वो और ठंडा होगा, ठीक। आपका वर्क डन कौन करेगा, ये कंप्रेशर वर्क करता है बेटा, जिसका आपका बिल आता है, ठीक है। तो ये कंप्रेशर ने वर्क डन किया और आपकी एनर्जी सक हुई सिंक से, और उसके बाद ये एनर्जी आपने देखा होगा आपके रेफ्रिजरेटर में सराउंडिंग पे साइड में, अगर कभी आप हाथ लगा के देखें तो उसका टेम्परेचर हायर रहता है वॉल्स का। तो यहां पर ये सारी की सारी हीट Q1 जो है उसको रिलीज कर देता है। अभी भी कहानी वही है, Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस W, या W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। प्लीज ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ओके। तो हीट पंप रिवर्स डायरेक्शन में चल रहा है, इसको आप एसी की तरह भी कह सकते हैं। रूम टेम्परेचर आपका 20 डिग्री पे है, बाहर टेम्परेचर लेट से आपका 45 डिग्री सी पे, आपने रूम टेम्परेचर को और कम करना है, 18 डिग्री पे आप चाहते हैं, तो आप 20 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर को हाँ और कम करने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। तो Q2 आपकी रूम जो ठंडा है, जिसका टेम्परेचर लो है, सिंक जो है, रूम सिंक हो गया वहां पे, वहां से आपकी एनर्जी सक हुई, आपके कंप्रेसर ने वर्क डन किया, और नेट में जो एनर्जी है वो सारी की सारी आपके एसी से बाहर फेंक दी गई। कभी आप एसी के जो आउटडोर यूनिट होती है उस पे कभी बाहर जाके देखिए, तो गर्मियों के दिनों में और ज्यादा गर्म हवा आ रही होती है उससे, जितनी बाहर है उससे भी ज्यादा, क्योंकि वो क्या है, आपने वर्क डन किया और साथ में जो हीट एब्जॉर्ब हुई वो तो है ही है, ठीक है, यस। तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, जैसे हमने एफिशिएंसी पढ़ा, वैसे यहां पर एक और टर्म यूज होता है, दैट इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इसे आप अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक। और अल्फा आपका होता है Q2 बाय W, थोड़ा सा डिफरेंट है ये। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो आपने कितनी हीट एब्जॉर्ब की, कितना ठंडा किया। भाई आप कैसे जज करेंगे एसी बढ़िया है कि नहीं है, जो जितना ज्यादा कमरे को ठंडा करे, कमरे को ठंडा करने का मतलब Q2 कितनी एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन खाली आपके चाहने से थोड़ी चलेगा, वो पापा को बिल भी तो देना है, तो भाई वो वर्कडन जो है वो बिल देगा ना, तो वहां पे पापा कहेंगे भाई मेरा बिल भी तो कम आना चाहिए। बात समझ में आई। तो अगर आप बात करें आइडियल रेफ्रिजरेटर की, आइडियल रेफ्रिजरेटर तो होना क्या चाहिए, कमरा ठंडा हो जाए और पापा का बिल ना आए, कमरा ठंडा हो जाए और पापा का बिल भी ना आए, ठीक है। तो W इज इक्वल टू 0, आइडियल रेफ्रिजरेटर का मतलब हो गया W इज इक्वल टू 0, यानी परफॉर्मेंस कितनी हो गई, इंफिनिटी। Q2 अपॉन 0, इनफाइनाइट परफॉर्मेंस, ठीक है। ये आइडियल कंडीशन है, बट ऐसा कभी होगा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वर्क डन ना हो, कंप्रेशर ना चले और आपका कमरा ठंडा हो जाए। या कमरा ठंडा होने को कहते हैं कि लोअर हीट या लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी से हीट ट्रांसफर हो जाए हायर टेम्परेचर, ये कभी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम कोल्डर बॉडी एंड मूव टू हॉटर बॉडी। हॉट से कोल्ड तो नेचुरल प्रोसेस है, वहां तो हीट ट्रांसफर होगी होगी। तो दो चीजें हमने पढ़ ली, एक हमने पढ़ा हीट इंजन। हीट इंजन हमने कहा कि Q1 एनर्जी सोर्स से लेता है, कुछ वर्क डन करता है और Q2 को सिंक पे छोड़ देता है। इसका अगर रिवर्स करेंगे तो वो हीट पंप या रेफ्रिजरेटर बन जाता है। इसमें Q2 एनर्जी एब्जॉर्ब करता है सिंक से, कुछ वर्क डन होता है और Q1 एनर्जी को रिलीज कर दिया जाता है, कहां पे, हायर टेम्परेचर वाले रिजर्वायर पे। फाइन, नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं।
अब बेटा बात करेंगे कार्नोट इंजन की। ठीक है, कार्नोट इंजन एक ऐसा इंजन है जो फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स ऑफ प्रैक्टिकल इंजन। आप चाहें तो यहां पे लिख लीजिए, कार्नोट इंजन इज फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स ऑफ अ प्रैक्टिकल इंजन। अच्छा, मजे की बात क्या है कि ये इंजन कागजों में ही बना है। ठीक है, ये आइडियल इंजन है, इसी से कंपेयर किया जाता है, लेकिन ये कागजों में ही बना हुआ है। यस, और इसमें आपकी दो रिवर्सिबल, एक्चुअली टोटल 4 रिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं। ठीक, तो ये आपके चलिए पहले मैं इसमें आपके पार्ट्स इसको बता दूं कि कैसे बनेगा ये। इसको नोट कर लीजिए पहले। कार्नोट इंजन इज फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स ऑफ अ प्रैक्टिकल इंजन। दिस कैन नॉट बी रियलाइज्ड इन एक्चुअल प्रैक्टिस। प्लीज ध्यान रखिएगा, दिस कैन नॉट बी रियलाइज्ड इन एक्चुअल प्रैक्टिस, बट फिर भी आज की डेट पे भी जो स्टैंडर्ड माना गया है वो कार्नोट इंजन, जितने भी इंजन की एफिशिएंसी आपकी कैलकुलेट होती है वो कार्नोट इंजन के कंपैरिजन में ही होती है। ठीक है, तो इसमें आपके पास एक तो ऐसे लिख लेते हैं, इंजन है तो सोर्स, सिंक और सब्सटेंस आपके पास होने चाहिए। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, इट कंसिस्ट हाँ, कार्नोट इंजन क्या करेगा, सिलेंडर। ओके, एक मिनट में थोड़ा सा इसको चेंज कर दो। हाँ, लिखिएगा, इट कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर विद परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग वॉल्स। अभी बताऊंगा ऐसा क्यों है। परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग वॉल्स, यानी कोई भी हीट ट्रांसफर वॉल्स के थ्रू नहीं होगा। ठीक है, एंड अ परफेक्टली कंडक्टिंग बेस, परफेक्टली कंडक्टिंग बेस। ठीक है, तो बेस से यहां पे आपको दिख रहा होगा ये Q1 यहां बेस से एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है और इधर आपकी रिलीज हो रही है। अभी आगे बात करेंगे कि कैसे रिलीज होगी और कैसे एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, तो एक आपके पास सिलेंडर है जिसकी कंडक्टिंग बेस है और नॉन कंडक्टिंग वॉल्स है। फाइन। अच्छा, इसमें नेक्स्ट जो है आपका हैज आइडियल गैस। ठीक है, इसमें आइडियल गैस है। हाँ, आइडियल गैस एज वर्किंग सब्सटेंस, और क्लियर लिख लीजिए, आइडियल गैस एज वर्किंग सब्सटेंस। और अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। ठीक है, हाँ, इसमें फिट किया गया है नॉन कंडक्टिंग फ्रिक्शनलेस पिस्टन। नॉन कंडक्टिंग फ्रिक्शनलेस पिस्टन। तो यहां पे आपको ये पिस्टन दिख रहा होगा, रेड कलर से आपको दिखा रहा हूं, देखिए ये पिस्टन रहा। ठीक है, ये पिस्टन जो है ये नॉन कंडक्टिंग। तो बेसिकली ये कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा जब ये अप डाउन मूव कर रहा होगा। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक, यस। अब एक आपके पास हायर टेम्परेचर पे रिजर्वायर है, ये आपको फर्स्ट केस दिखाया गया है। अब बात कर रहे हैं इस इंजन का कैसे काम करेगा। तो ये इंजन में जो प्रोसेसेस हैं वो है टू आइसोथर्मल प्लस 2 एडियाबेटिक प्रोसेसेस। टोटल 4 प्रोसेस से मिलके बना हुआ है। नीचे आपको साइकिल दिख रही होगी, इसमें देखिए 1 2 3 4 लिखा हुआ है। मैं इसे A B C और D भी लिख दूं। बुक में अलग अलग ढंग से दिया जा सकता है, 1 2 3 4 भी दे सकते हैं, ABCD भी दे सकते हैं। तो A से B जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। AB इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन।
ठीक है। अब अगर आप ये स्टेप 1 को देखें, यहां पे मैंने आपको आइसोथर्मल एक्सपेंशन दिखाया हुआ है। साइक्लिक प्रोसेस है, कोई भी प्रोसेस पहले हो सकती है, बट हमने ए से शुरुआत की है, तो ए बी प्रोसेस हमारी ये रही। इसमें क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब होगी, हीट एब्जॉर्ब होगी, और जितनी हीट एब्जॉर्ब होगी उतना आपका वर्क डन हो जाएगा, तो यहां एक्सपेंशन होगा। ये समझ में आया? क्योंकि डेल्टा यू जीरो है बेटा, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा, आइसोथर्मल है, डेल्टा यू जीरो हो गया। बात समझ में आई? तो एक प्रोसेस में आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा। फिर आप इसको क्या करते हैं, आप इसको इंसुलेट कर देते हैं। इस जो आपका कंटेनर है इसको आप इंसुलेट कर देते हैं। तो इंसुलेट करने पे कोई भी एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा। एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा तो आपका, सपोज ये यहां तक आ गया होगा, पिस्टन आपका यहां पे पहुंच चुका था, ठीक है। अभी भी पिस्टन थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ये आपका एडियाबेटिक एक्सपेंशन, ये आपकी प्रोसेस है बीसी, स्टेप 2। तो एक प्रोसेस आपकी ए बी है, दूसरी प्रोसेस आपकी बीसी है, एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, दूसरा एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। आप चाहें तो वॉल्यूम ऐसे करके भी देख सकते हैं, ये P1, यहां पे वॉल्यूम V1, ठीक है। इसके मैं कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं P1 V1 T1 ए पॉइंट के, बी पॉइंट के लिख रहा हूं P2 वॉल्यूम V2 हो गया, और टेम्परेचर T2 को मैं T1 ही लिख दूं, हाँ जी, या टी हाई भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। बात समझ में आई? ओके, अब ये एक्सपेंशन हो गया आपका, लेट से आपका वॉल्यूम जो है वो V3 तक पहुंच चुका है। अब आपने क्या किया, इसे एक रिजर्वायर पे डाल दिया जिसमें टेम्परेचर लो टेम्परेचर है। तो अब क्या होगा, अब कंप्रेशन होना शुरू होगा। ये आपकी बनी CD, दैट इज आइसोथर्मल कंप्रेशन। वॉल्यूम आपका हो जाएगा V4 तक, और फिर आप इसे फिर से इंसुलेशन कर देंगे, तो ये आपकी DA प्रोसेस बनी, और सेम आपका इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल प्रेशर वापस आ जाएगा। क्लियर? तो 4 प्रोसेस से मिलके एक साइकिल बनेगी जिसमें 2 आइसोथर्मल प्रोसेस हैं और 2 एडियाबेटिक, एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एक आइसोथर्मल कंप्रेशन, एक एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एक एडियाबेटिक कंप्रेशन। बात समझ में आई? तो ये हमारा कार्नोट इंजन, और ये जो नीचे आपको साइकिल दिखाई गई, मैं इसको थोड़ा सा एक बार जो है डिलीट कर दूं, बाकी सब चीजें P1 V1 जो मैंने माना है, जिससे आपको ये थोड़ा सा क्लियर दिखे। यस, हाँ जी, इसको आप कहते हैं कार्नोट साइकिल। चिंता मत कीजिए, इसको अभी समझा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, हमें कार्नोट साइकिल को समझना है। इसका डेरिवेशन आएगा पूरा कि कैसे हम इससे एफिशिएंसी निकालेंगे, और वो इंपॉर्टेंट है, उसका रिजल्ट भी याद रखना है। डेरिवेशन स्कूल में आएगा, और जो उसका रिजल्ट है वो कंपटीशन में आपको उसके क्वेश्चन सीधे सीधे मिलेंगे। तो नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अब बेटा, ये जो हमारे पास कार्नोट साइकिल है, इस कार्नोट साइकिल में हम एफिशिएंसी, क्योंकि कार्नोट इंजन है तो यहीं से कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी निकल के आएगी। तो मैं फिर से एक बार 1 को A कह रहा हूं, 2 को B कह रहा हूं, 3 को C कह रहा हूं, और 4 को D कह रहा हूं। ABCD हमारी प्रोसेस है। फाइन। इसमें अगर मैं आपसे कहूं WAB, ठीक है, यहां पे मैं N मोल्स ऑफ गैस ले रहा हूं, N मोल्स ऑफ गैस। ऑब्वियसली गैस जब कहा मैंने, तो आइडियल गैस आपको एज्यूम करना है। फाइन। आपको पता है डेल्टा यू 0 है, क्योंकि मेरी साइक्लिक प्रोसेस है। और ए बी में अगर मैं कहूं डेल्टा यू, तो ए बी में डेल्टा यू क्या हो जाएगा, ए बी में डेल्टा यू। ओके, मैं यहां पे लिख देता हूं WAB, पहले बता दीजिए WAB इज इक्वल टू Q1 लिख दूं। यहां आप देख रहे हैं, यहां पे हीट एब्जॉर्ब होगी बेटा। क्यों हीट एब्जॉर्ब होगी? क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है, और हमने आपसे कहा था कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वर्क डन पॉजिटिव, डेल्टा यू 0, इसका मतलब हीट एब्जॉर्ब हुई होगी, QB पॉजिटिव आएगा। तो WAB इज Q1, ठीक है। अच्छा,
वैल्यू बता सकते हैं कितनी आएगी? आइसोथर्मल में अगर आपको याद हो, टेम्परेचर यहाँ पे T1 हमने माना है, T1 मान लीजिए, टी हाई को हमने T1 ले लिया, ठीक है। ये T2 अभी कंफ्यूज मत होना इससे, हम टी लो को T2 लेंगे। हाँ जी, टी लो को T2 मानेंगे, बिकॉज आपको बुक्स में यही मिलेंगे स्टैंडर्ड, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है। इसलिए मैंने ABCD भी कर दिया उसको। अगर आपको याद हो, आइसोथर्मल में वर्क डन होता था nRT, टी कौन सा टेम्परेचर है? T1 ln V2/V1 लिख दूं। ये आपका आइसोथर्मल एक्सपेंशन है बेटा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ओके, AB की हमने बात की। अब जरा हम बात करेंगे BC प्रोसेस की। BC प्रोसेस में Q जो है आपकी वो 0 होगी। क्यों? एडियाबेटिक प्रोसेस है, और एडियाबेटिक प्रोसेस में आपको पता है ना तो हीट एब्जॉर्ब होती है ना रिलीज होती है, ठीक है। तो Q 0 हो जाएगी। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं WBC, ये कितना आएगा फॉर्मूले से? अच्छा, अगर आपको याद हो nRT1 माइनस T2 अपॉन गामा -1, nR डेल्टा T विद माइनस साइन अपॉन गामा -1, ये आया था, माइनस NCV डेल्टा T। क्यों? एडियाबेटिक में वर्क डन जो था वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का नेगेटिव हो जाता था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, याद है? मैंने आपसे कहा था जब हम प्रोसेस पढ़ रहे थे कि ये प्रोसेस आपको याद होनी चाहिए, ठीक है जी। ओके, तो WBC ये आ गई आपकी। अब WCD, CD कौन सी प्रोसेस है? ये है आपकी आइसोथर्मल कंप्रेशन। ओके, मैं यहां पे लिख भी दूं, आइसोथर्मल कंप्रेशन, और ये आपकी थी एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, ठीक है। तो WCD अगर आप देखेंगे तो ये आपका जाएगा nRT2 ln, हाँ जी, फाइनल टेम्परेचर है V4 और इनिशियल है V3। ये देखो जरा, V फाइनल अपॉन V इनिशियल। CD प्रोसेस में फाइनल V4 हो जाएगा और इनिशियल V3 हो जाएगा, लिख दें। ओके, और फिर है आपका WDA। WDA कौन सी प्रोसेस है? एडियाबेटिक कंप्रेशन। ओके, इसको अगर आप देखेंगे तो यहां आपका आ जाएगा nRT2 माइनस T1 अपॉन गामा -1। चेक करो जरा, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? DA प्रोसेस को देखिए, 4 से 1 पे जा रही है। DA प्रोसेस ये रही बेटा, यहां पे जो फाइनल टेम्परेचर है वो T1 है और इनिशियल टेम्परेचर T2 है। और हमारा फॉर्मूला अगर आपको याद हो, W एडियाबेटिक हमारा आया था -nRT फाइनल माइनस T इनिशियल बाय गामा -1, याद है? ओके, ठीक है। चलिए, अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये nRT2 माइनस T1 अपॉन गामा -1, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? आइसोथर्मल वाले को देखना, nRT2 ln V4/V3, nRT2 ln V4/V3, ये वर्क डन जो है ये नेगेटिव आएगा बेटा, और यहां पे W इज इक्वल टू Q2 हो जाएगा, ठीक है। ये एनर्जी आउट आएगी, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, आइसोथर्मल जब भी आपके पास होगा तो डेल्टा U आपका 0 आएगा, और डेल्टा U अगर 0 आएगा तो जो आपका वर्क डन होगा वो आपका Q के बराबर हो जाएगा। ये हम पहले पढ़ चुके हैं डिटेल में जब हमने आइसोथर्मल प्रोसेस को पढ़ा था, ठीक। तो अब अगर मैं आपसे कहूं टोटल वर्क डन कितना हो गया पूरी साइकिल में ABCD, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? WAB प्लस WBC प्लस WCD प्लस WDA। प्लीज ध्यान रखिएगा, आप अपने प्लस माइनस साइन यहां पे नहीं डालेंगे,
हाँ, आप अपने प्लस माइनस साइन यहां पर नहीं डालेंगे, प्लीज ध्यान रखिए। अगर आपने अपने प्लस माइनस साइन डाले तो गड़बड़ हो जानी है, बिल्कुल। तो ये आपको टोटल वर्क डन मिल जाएगा। आप चाहें तो Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 से भी कर सकते हैं, एफिशिएंसी आपको पता है, बट मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि आपका वर्क डन कैसे आएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये WDA पे जरा गौर कीजिए और WBC पे, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है मैग्नीट्यूड में, बट साइन अपोजिट है, ठीक है। तो WAB, सॉरी WBC और WDA, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। चलिए, तो अब आपके पास बचा क्या, NRT1 ln V2 by V1 प्लस NRT2 ln V4 by V3। ये आपका वर्क डन आ गया पूरी कंप्लीट साइकिल पे, ठीक। अच्छा, अब एफिशिएंसी क्या आएगी बेटा, एफिशिएंसी आपको पता है W बाय Q1, W बाय Q1 ये आपकी एफिशिएंसी है। तो ये आपका आ गया NRT1 ln V2 बाय V1 प्लस NRT2 ln V4 बाय V3 डिवाइडेड बाय Q1 कितना है, देखिए जरा Q1 यहां पे देखिए, हाँ जी ये रहा NRT1 ln V2 बाय V1। तो NRT1 ln V2 बाय V1, ये डेरिवेशन स्कूल में आएगा, ध्यान से कीजिएगा इसको, और है बड़ा आसान। आप चाहे तो सीधे सीधे आप फॉर्मूले में भी रख सकते थे, ये आपका जाएगा 1 माइनस NRT2 अपॉन NRT1 ln V4 बाय V3 अपॉन ln V2 बाय V1। यहां तक ये आपकी एफिशिएंसी आ जाती है, ठीक है। नहीं, ये आंसर नहीं है, ये रटना नहीं है। हाँ, ये NR कैंसिल हो गया, अभी बहुत कुछ बचा है। हाँ, अब कहानी शुरू होती है कि अब आपको ये जो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कार्नोट साइकिल का ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं। देखिएगा, आपके पास प्रोसेस आपको दी गई है एडियाबेटिक BC प्रोसेस को जरा देखिए, BC प्रोसेस दिखाऊं। हाँ, आपने अगर डायग्राम बनाया हो, ये वाली प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूं, ब्लू कलर से आपको दिखाई मैंने, दिख रही है। ओके, इस पे अगर मैं V और T पे VT रिलेशनशिप लगा दूं, अगर आपको याद हो, मैं दिखा देता हूं आपको कैसे लगानी है। आप कहेंगे T1 V2 टू द पावर गामा -1 दैट इज इक्वल टू T2 V3 टू द पावर गामा -1। ये बात समझ में आई? T1 V2 TV टू द पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट था ना, इसको मैंने 2 और 3 पॉइंट पर या B और C पॉइंट पर मैंने अप्लाई कर दिया। ओके, यहां से मुझे मिला V2 अपॉन V3 टू द पावर गामा -1 इज इक्वल टू T2 बाई T1। क्या ऐसे मिला? चेक करो, ये एक इक्वेशन हमने याद कर ली। अब देखिए, एक और एडियाबेटिक प्रोसेस हमारे पास है, इसका जो रिजल्ट आएगा ना, वो बहुत जगह डायरेक्टली यूज हो रहा होगा आपका। एडियाबेटिक प्रोसेस हमने ले ली है DA, ठीक। यहां से अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे T2V4 टू द पावर गामा -1 इज इक्वल टू T1V1 टू द पावर गामा -1। चेक करो जरा। ओके, यहां से V4 बाय V1 टू द पावर गामा -1 इज इक्वल टू T1 बाय T2 आ गया। चेक करो जरा, ये दो इक्वेशन आपको अगर समझ में आ गई, ये याद रखनी है कि कैसे आई है। आपने एडियाबेटिक प्रोसेस को पकड़ के उनके दोनों एंड्स पर BC और DA पर TV की, अब ये सब इतनी मेहनत कर क्यों रहे हैं, देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये हमें क्या देंगे, T1 बाई T2 इनको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है।
हाँ, या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं V2 by V3 to the power gamma minus 1 is equal to V1 by V4 कर लें, V1 by V4 to the power gamma minus 1 चेक करो भाई, ये T1 by T2 है, इसको उल्टा कर दो ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां से आप कह सकते हैं, ये रिजल्ट याद रखना, V2 by V3 is equal to V1 by V4, या थोड़ा सा रीअरेंज करके और भी लिख सकते हैं आप इसे, V2 by V1 is equal to V3 by V4। ये रिजल्ट याद रखिएगा। ये एडियाबेटिक जो आपने दो प्रोसेस लिए उनको सॉल्व करके, बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती बेटा, ये आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ऐसा होता है कार्नोट इंजन में। ठीक है, तो अगर ये कहानी है तो अब वो जो ऊपर हमने इक्वेशन बनाई हुई थी, ये देखिए कहां गई, ये वाली इक्वेशन। ठीक है, इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं जरा। इक्वेशन क्या थी, ईटा इज इक्वल टू 1 प्लस T2 बाय T1 ln V4 बाय V3 अपॉन ln V2 बाय V1, यही थी। इसमें अगर आप इस वैल्यू को यहां पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस T2 बाय T1 ln V1 बाय V2 अपॉन ln V2 बाय V1। ठीक है, बस ये आपका रिजल्ट आ गया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो -1 आ जाएगा, 1 माइनस T2 अपॉन T1, ये हमारी एफिशिएंसी आती है, और ये आपको याद होनी चाहिए। कार्नोट साइकिल के लिए या कार्नोट इंजन के लिए जो आपकी एफिशिएंसी आई वो आई 1 माइनस T2 अपॉन T1। यहां पे T2 क्या है, टेम्परेचर ऑफ सिंक, टेम्परेचर ऑफ सिंक, और T1 क्या है, टेम्परेचर ऑफ सोर्स, जहां से आपकी हीट एब्जॉर्ब हो रही है। देखिए Q1 एब्जॉर्ब हो के आ रही है, कौन सी प्रोसेस से, आइसोथर्मल एक्सपेंशन जहां हो रहा है, और आइसोथर्मल कंप्रेशन जहां हो रहा है वहां रिलीज हो रही है, वो सिंक है। बात समझ में आ गई। तो अब अगर आप इसको इक्वेट करें, दो फॉर्मूले हमारे पास एफिशिएंसी के हो गए, एक हमारे पास था 1 माइनस Q2 बाय Q1 अगर आपको याद हो तो, और दूसरा हमारे पास था 1 माइनस T2 बाय T1। ठीक है, ये दो एफिशिएंसी के फॉर्मूले हमारे पास आ गए। यहां से आप कह सकते हैं Q1 बाय Q2 इज इक्वल टू T1 बाय T2। किसके लिए, कार्नोट इंजन या कार्नोट साइकिल में ये चीज आप अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्रेट क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ठीक है, अब देखिए यहां से अगर आप कहें तो ये जो आपकी एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन ओनली डिपेंड्स ऑन किस पे कर रहा है, देखिए जरा, हाँ जी किस पे कर रहा है, सोर्स और सिंक के टेम्परेचर पे, और किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा, ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक। ठीक है, बाकी किसी और चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा। बट प्लीज ध्यान रखिएगा ये आइडियल कंडीशंस में है। ठीक, तो एक चीज और, हमने जो बेस लिया था उसको भी याद रखिएगा कि ये किसके लिए ट्रू था, रिवर्सिबल प्रोसेसेस के लिए। तो ये जो हमारी प्रोसेसेस थी, चाहे हमने आइसोथर्मल ली चाहे हमने एडियाबेटिक ली, ये सबकी सब रिवर्सिबल प्रोसेसेस थी। ठीक है, तो लिख लीजिएगा ऑल रिवर्सिबल इंजन्स वर्किंग बिटवीन सेम, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, बिटवीन सेम टेम्परेचर ऑफ
सोर्स एंड सिंक, ठीक है, सोर्स एंड सिंक हैव सेम एफिशिएंसी। अब इसका मतलब क्या है वो जरा समझाता हूं अभी आपको। ठीक, और किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर आप कोई और चेंज करेंगे, कुछ और आपने चेंज करने की कोशिश की, तो आपका हीट लॉस होना शुरू होगा और जो आपका वर्क डन है वो और कम ही आएगा। ठीक है, तो अब जरा समझिए कि मान लीजिए मैंने आपको इस तरह से दो आइसोथर्म दिखाए, इनको क्या कहते हैं, आइसोथर्म। आइसोथर्म दो दिखाए, ये T1 टेम्परेचर पे, ये T2 टेम्परेचर पे। बेसिकली ये पीवी ग्राफ में आपको ग्राफ दिखाए गए, ठीक है। अब आपने कहा सर हमने क्या किया, मैंने कहा आपसे एक हीट इंजन बनाइए, आपने कहा सर हमने ये दो रेड कलर के एडियाबेटिक कर्व ले ली। एडियाबेटिक, बात समझ में? ओके, आपका जो वर्क डन है, देखिए मैं आपको पहले साइकिल दिखा दूं। साइकिल हमारी बनी है, मैं नाम लिख देता हूं ABCD, ये हमने नाम लिख दिया, और हमारे पास जो वर्क डन आया वो मैंने आपको इस तरह से ब्लू कलर से दिखा दिया, ठीक है। ये हमारा वर्क डन हो गया। ऑब्वियसली ये आइडियल इंजन है, हमारी एफिशिएंसी क्या आएगी, हमारी एफिशिएंसी ABCD के लिए हो जाएगी 1 - T2/T1, ये हमारी एफिशिएंसी आ गई। फाइन। अब आप में से किसी ने कहा नहीं नहीं सर, हम ए से शुरू तो करेंगे लेकिन हम दूसरा एडियाबेटिक कर्व ये लेंगे, इसको हम डी हो चुका ना, EF कह देते हैं, EF कह देते हैं। फाइन। तो अब आपका जो बिल्कुल इंजन बना वो क्या बना, AEFD, ये आपका साइकिल हो गया। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल, आपका वर्क डन जो है वो बढ़ चुका है, आपका वर्क डन जो है वो एक साइकिल में बढ़ चुका है, लेकिन आपकी एफिशिएंसी अभी भी क्या रहेगी, एफिशिएंसी AEFD, ओके साइक्लिक कर दीजिए ए, ये अभी भी 1 - T2/T1 है, क्योंकि ये किसके बीच में है, सेम सिंक और सेम सोर्स टेम्परेचर पे। ये आपका सोर्स है और ये सिंक है। तो जब तक आप सोर्स और सिंक के टेम्परेचर में चेंज नहीं करेंगे, आपकी एफिशिएंसी में चेंज नहीं आएगा। वो बात अलग है कि आपको जो एक साइकिल में वर्क डन था वो जरूर बढ़ गया, बट आपकी एफिशिएंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ा इन केस ऑफ कार्नोट इंजन। तो इस पे स्ट्रेट क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, बिल्कुल इसे नोट कीजिए, कोई मन में डाउट आ रहा हो तो बिल्कुल पूछिए।